Hello guys, welcome to the new video of the channel Learn with Akshata about the upcoming CTET on 6 September 2026. So in this video we will talk about how I cleared CTET in first attempt. जब सीटेट जैसे एग्ज़ाम की बात आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे अजम्पशन होते हैं जो पूरी तरह से गलत होते हैं, लाइक मेरे थे। फिर कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो यूज़ करने से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट बहुत से लोगों का क्लियर हो जाता है। कुछ ट्रिक्स होती है, टेक्निक्स होती है, हम उन सब के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अक्षता and I cleared my CTET, which is conduct on 8 February 2026 with 95 marks in paper first. First of all, the assumptions. तो लाइक मेरा कुछ भी प्लानिंग नहीं था सीटेट देने का या उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं। सो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो इधर उधर से जानकारी इकट्ठा की थी उसमें मुझे ये पता चला कि सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज वहाँ पे जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर नहीं निकलते, जो अपने लॉजिकल होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, सॉरी थ्योरेटिकल नहीं लॉजिकल होते हैं, वो तो फिर भी उसमें मार्क्स आ जाए, बट जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। पर ये मैंने सिर्फ सुना था। और द मोस्ट थिंग आई हियर दैट कि सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता। सीटेट के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हें बस एक्सपीरियंस के लिए देना होता है। तो जब मैंने ये सुना तो मेरा ऐसा ख्याल था कि अगर एक्सपीरियंस के लिए देना है तो क्यों पैसे खर्च करना, आई मीन क्यों बैच लेना, एंड वाई, मतलब क्यों ही, अगर सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए देना है तो जाएंगे एग्ज़ाम देंगे, फेल ही तो होना है। तो मैंने बस कुछ बैच वगैरह ली नहीं, बस नॉर्मली फॉर्म फिलअप कर दिया सीटेट का। एंड मेरा ऐसा था कि चलो ठीक है, बट कुछ तो पढ़ लेते, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में जाना है तो बिना नॉलेज के तो नहीं जा सकते। बिकॉज़ अगर बिना ही नॉलेज के जाए तो 0 मार्क्स भी अच्छे नहीं लगेंगे ना। तो इसलिए मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया। अब यूट्यूब पे भी मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में क्या पढ़ना है। तो अब मैं करूँ क्या? किसका चैनल देखूँ? यूट्यूब पे हज़ारों चैनल इस रेट के बारे में जो अलग-अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। और कैसा है, अगर हम एक टीचर से अच्छे से पढ़ेंगे तो ही मतलब कुछ समझ में आएगा। अगर हम एक ही सब्जेक्ट 4 या 5 जन से पढ़ रहे तो फिर वो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो फिर मेरे कुछ कलीग्स थे स्कूल में, उन्होंने बताया था कि जो हिमांशी सिंह है वो सीडीपी बहुत अच्छा पढ़ाती है, और 1-2 जगह से उसका नाम भी सुना था। तो मैंने सीटेट बाय हिमांशी सिंह ऐसा वैसा कुछ सर्च करने का शुरू किया यूट्यूब पे, सीडीपी बाय हिमांशी सिंह, सीटेट सीडीपी या और जो भी कुछ होता है। तो उसका मुझे चैनल दिखा और उसमें सबसे पहले मुझे दिखा एक पेडागोजी की पूरी प्लेलिस्ट सीडीपी की। सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट में थे 30 या 32 वीडियोस समथिंग। तो मैंने वो देखना रैंडमली शुरू किया, और जॉब, घर, इसकी वजह से टाइम तो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। तो मैं बस मतलब स्टार्टिंग में 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा ऐसा देती थी रोज़। एंड मैं वो वीडियोस देखती थी। बट लाइक मी, आई एम अ वेरी क्रिएटिव टाइप ऑफ पर्सन। मुझे ना हर चीज़ में कुछ ना कुछ अलग से करने का शौक है। तो मेरी इतनी मेरी स्टेबिलिटी है नहीं कि मैं पूरी प्लेलिस्ट देखूँ। तो मैंने और सर्च करना शुरू किया सीडीपी बाय हिमांशी सिंह। तो उसमें मुझे एक मिला मैराथन वीडियो था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ट्राई करते हैं, पूरे एक मैराथन से पूरा सीडीपी अपन कवर कर लेंगे। इसलिए मैंने क्या किया कि जो वो समथिंग 6 हार्स का वीडियो था, तो वो 6 आवर्स का वीडियो मैंने 5 या 6 दिन में कंप्लीट किया है देख के। मतलब रोज़ 1 घंटा, कभी आधा घंटा, जैसा टाइम मिला वैसा। बट वो जो 6 घंटे का एक प्रॉपर वीडियो था, वो मैंने कैसे देखा है कि अगर उसमें उसने जो कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड अगर पढ़ाया हो, वो मैंने अच्छे से समझा है। मतलब ऐसे नहीं कि 6 घंटे का वीडियो था तो मैंने स्किप करके या जाने दो करके या इग्नोर करके कुछ टॉपिक्स ऐसे किया हो। नो,
मैंने वो 6 घंटे का वीडियो 5-6 दिन में किया, बट पूरा जो हर एक लाइन जो वो पढ़ाती थी, जो वो समझाती थी, वो समझ के वीडियो स्टॉप करके अच्छे से समझ के मैंने वो किया है। देन अब बारी आई कि ठीक है, मतलब सीडीपी मुझे अच्छे से उसका सिखाया हुआ समझ में आ रहा है, बट प्रैक्टिस, क्योंकि अगर मैं सीडीपी कर रही हूँ, बराबर है, तो उसमें मुझे प्रैक्टिस अगर नहीं की, मैंने क्वेश्चन नहीं की, तो मुझे ये कैसे समझ में आएगा कि मैंने जो पढ़ा है वो एप्लीकेबल कैसे करना है। क्योंकि पढ़ते हम बहुत कुछ है, बट जो सीटेट है वो ऐसे ना बजाए ऐसे खाने को बोलता है। तो लाइक मतलब पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूरे उसमें वो चारों आंसर तुम्हें सही दिए होंगे उसमें, बट तुम्हें एक आंसर चूज करना है जो सबसे ज्यादा सही हो, और वो कैसे करना है उसके लिए तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है प्रैक्टिस। तो वहाँ पे उस टाइम पे हिमांशी सिंह के चैनल पे लाइव सेशन, उसको मॉक टेस्ट बोलते हैं, मॉक टेस्ट चलती थी। तो मैं रोज़ वो आधा 1 घंटा जो भी वो लाइव लेती थी वो मैं करती थी, और उसका सीडीपी का। तो मैंने पूरे 1 महीना सिर्फ सीडीपी किया है, सीडीपी किया है, और जितने क्वेश्चन वो कराती थी, जितना उसे टाइम मिलता था वो लाइव आती थी, मैं उतनी करती थी हिमांशी सिंह मैम की। देन आई थॉट कि ठीक है, सीडीपी ठीक है, और सीडीपी की पेडागोजी में से ही बाकी की पेडागोजी में क्वेश्चंस आते हैं, बट बाकी सब्जेक्ट का तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए फिर मैंने और सर्च किया, मैंने यूट्यूब पे बहुत एक्सप्लोर किया, बट मुझे जो हिमांशी सिंह का पढ़ाया हुआ जैसे मेरे दिमाग में जाता था या समझ में आता था, वो किसी और की इससे नहीं आता था। तो मैंने लिटरली क्या किया, मैंने हिमांशी सिंह मैम के चैनल पे ही और जो मैराथन्स होती है वो देखने का ट्राई किया, क्योंकि मैंने पहले बोला कि मुझसे प्लेलिस्ट वगैरह नहीं जमती। रोज एक वीडियो कोई डाल रहा है, मैं वो देख रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, वो मुझसे नहीं होता। मुझे चाहिए कंप्लीट एक मैराथन, एक कंप्लीट वीडियो में पूरा उस सब्जेक्ट का जो है वो क्लियर करवा दो। तो उसमें मुझे समथिंग मैथ्स के वन शॉट मिले थे, इंग्लिश का भी था, देन ईवीएस का भी था। तो मैंने सारे जो वन शॉट वीडियो है वो देखने शुरू किए रैंडमली। ईवीएस का देखा, इंग्लिश का देखा, मैथ मैंने और में डाल दिया था। अभी हाँ, ये टॉपिक भी मैंने कि अगर तुम्हें कोई एक सब्जेक्ट तुम्हें लग रहा है कि उसमें तुम्हारा टाइम ज़्यादा जा रहा है, या तुमसे वो कवर नहीं होगा, या उस सब्जेक्ट के लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो सब्जेक्ट छोड़ दो सीधे सीधे। क्योंकि तुम्हें ऐसा कुछ है नहीं कि जैसे बोर्ड के एग्जाम में तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आते हैं या रिजल्ट आता है। नो, ऐसा कोई नहीं कि तुम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले हो। तुम क्या करो, जो सब्जेक्ट तुम्हें हार्ड जाता है उसको ज़्यादा टाइम देने के बजाय जो ईजी जाता है उसमें आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने का ट्राई करो। जैसे मेरा था मैथ, अभी मैथ मुझे आता नहीं ऐसा नहीं है, बट मैथ में जाता है टाइम। अगर हम मैथ के क्वेश्चन पूरे पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे तो उसको 2-3 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, आंसर क्वेश्चन लिखने को, आंसर निकालने को, सारे स्टेप्स करने को, देन फिर ओएमआर शीट पे सॉल्व करने को। तो मेरा ऐसा था कि मैंने मैथ और में रखा था कि पहले मेरे जो 4 सब्जेक्ट है पेपर 1 के, मैं उसका पूरा क्लियर कर लूँगी, जो नॉलेज है वो ले लूँगी, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लूँगी, और मैथ में ऊपर-ऊपर करके जाऊँगी कि जो कुछ बेसिक टेस्ट वगैरह होती है मैथ की वो, एंड पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी के मार्क्स मुझे लेने थे। क्योंकि पेडागोजी में टाइम नहीं जाने वाला था, मैथ के जो इक्वेशंस होते हैं उसमें सिर्फ टाइम जाने वाला था। तो मैंने पहले इंग्लिश, ईवीएस, सीडीपी, वो सब क्या कर लिया, कवर कर लिया, और मेरी जो लैंग्वेज 1 थी ऑब्वियसली वो। अ, तो मैंने वो सब पहले कवर कर लिया। अभी मैंने मैथ का वन शॉट भी देखा, क्योंकि पेडागोजी के लिए, अगर पेडागोजी नहीं होती सीटेट में तो मैं मैथ का देखती नहीं, क्योंकि मैथ के तो बेसिक इक्वेशन सब अपने को पता ही है, अपन अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है। पर मैंने मैथ का वन शॉट इसलिए देखा था ताकि बस मुझे ये पता चले कि पेडागोजी है क्या उसमें, उसमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या क्या नॉलेज है उसमें। तो मैंने वो भी देख लिया। अभी मुझे हिमांशी सिंह मैम के चैनल पे जो सीडीपी के रेगुलर मुझे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। पर अभी मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैंने जो बाकी के लैंग्वेज के वन शॉट या मैराथन लेक्चर्स देखे थे, उसका मुझे प्रैक्टिस के लिए कुछ मिल नहीं रहा। या जो अपन अगर अपने आजू बाजू में किसी ने सीटेट दिया भी होगा, उससे हम
क्वेश्चन पेपर मांग रहे, पर अगर उनको भी फिर से देना हो या ऐसा कुछ, कोई भूल रहा कोई कैसे, तो अब मैं करूँ क्या? क्योंकि मुझे था कि अगर इस टाइम तक मुझे ऐसा हो गया था कि जो मैंने मैराथन्स वगैरह देखे, जो मेरा सीडीपी का मैंने मैराथन किया और जो मॉक टेस्ट चल रहे थे, उसमें मुझे अच्छे से आंसर्स आ रहे थे। तो इस टाइम पे मेरा दिमाग ऐसा क्लियर था कि हाँ, शायद हो जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, कॉन्फिडेंस मुझे बिल्कुल नहीं था, बट ऐसा था कि हाँ, शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा पेपर, क्योंकि अब मुझे थोड़ा उसमें समझ रहा है। अगर मैं फ्रेशर हूँ, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता, उस एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी मुझे हाँ, बहुत थोड़ा बहुत समझ आ रहा है और मॉक टेस्ट में मुझे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। तो मैंने फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाता है ना खुद पे, तो इसलिए मैंने फिर और क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए। अभी हो क्या रहा है, ईवीएस के मुझे सीडीपी के मॉक टेस्ट वहाँ पे मिल जाते थे, बट ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश या मेरी लैंग्वेज वन थी, उसकी मुझे मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे। तो अब मैं करूँ क्या? और इस पूरे जो प्रोसेस थी, उसमें 1 महीना मेरा कंप्लीट चला गया था। जो मैराथन वगैरह देखी मैंने या सीडीपी की जो मॉक टेस्ट वगैरह की उसमें। तो अभी मैंने सोचा कि ठीक है ना, मतलब फेल तो नहीं होंगे अपन, क्योंकि जो स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में था कि जाके अपने को फेल ही होके आना है, तो पैसे क्यों खर्च करने की। और वो आईक्यू, मतलब वो जो थॉट था, वो शायद मेरे हिसाब से मुझे लगता है बराबर ही था, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट नहीं निकलता, तो एक आता है दिमाग में कि फिर पैसे खर्च ही क्यों करने, वेस्ट ही क्यों करने। तो अभी जब मैंने मैराथन वगैरह किए, मुझे उसमें थोड़ा कुछ आने लगा, समझने लगा, तो मेरा ऐसा दिमाग सेट हो गया था कि हाँ, शायद पेपर क्लियर हो जाएगा, या शायद नहीं भी होगा तो थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इतने बुरे नहीं आएंगे कि पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ 30-40 ही मार्क्स मिल रहे, मैं 80 तक तो पहुंच ही जाऊंगी। तो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें अभी क्लियर थी, इसलिए इसलिए उसके बाद मैंने क्या किया कि अभी मेरा स्टडीज हो गया 1 महीने में, मुझे जितना मैंने स्टडीज किया ठीक है, मुझे अभी और पढ़ना नहीं है। बस मुझे, मैंने जो पढ़ा उस पे एक प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में वो कैसे पूछने वाले हैं वो हमें नहीं पता होता। इसलिए अगर प्रैक्टिस होगी तो समझ में तो आएगा कि क्वेश्चन आते कैसे। तो फिर मैंने एक सीटेट की जो, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस टेस्ट, वो ज्वाइन की, टेस्ट सीरीज। तो उस पे मेरा ऐसा, इस टाइम पे मेरा ऐसा दिमाग सेट था कि ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, टेस्ट सीरीज कम पैसों में मिल रही है, इतना तो अपन खर्च कर ही सकते हैं एक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर हमें एग्ज़ाम सेंटर में भी जाना है तो उसके लिए भी जो थोड़ा बहुत तो खर्चा लगने वाला है, तो ठीक है, और इसमें थोड़े बहुत पैसे ऐड, और हम एक टेस्ट सीरीज ले लेते कि समझ में तो आएगा। और अगर ये पेपर नहीं भी क्लियर हुआ, मतलब दिमाग में था कि नहीं ही क्लियर होगा, बट मार्क्स अच्छे आएंगे, तो ये पेपर अगर नहीं भी क्लियर होगा तो ये नॉलेज जो है वो 6 महीने के बाद जो फिर से सीटेड होगी उसके लिए काम में आ जाएगा। इसलिए मैंने फिर थोड़े पैसे खर्च करके, मेरा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट करके, मैंने फिर एक टेस्ट सीरीज ली। अभी टेस्ट सीरीज लेने के बाद मैं, जैसे मैंने कहा कि मुझे एकदम बड़ी चीज़ों से खेलने का शौक है, तो मैंने उसमें भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं किए, मैंने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन किए नहीं, मैंने डायरेक्ट उठाया पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट की जो पूरे पेपर की टेस्ट सीरीज थी, मैंने वो उठाई। अभी उसमें भी मैंने क्या किया है, एक जो पूरा 150 मार्क्स का जो पेपर होता है वो मैंने उठाया, मेरी जो लैंग्वेज वन थी उसके हिसाब से, और मैं वो सॉल्व कर रही हूँ। अभी उस टेस्ट सीरीज में कैसा होता है कि ऑनलाइन अपन जब तक करेंगे तब तक, और बंद भी कर दिया तो टाइम अपना बहुत रिजर्व रहता है कि कितने समय में हमने कितना सॉल्व किया। तो मुझे याद है, शायद मैंने सीडीपी के जो क्वेश्चन थे वो 30 क्वेश्चन समथिंग मैंने 20 या 25, नहीं शायद 22 मिनट्स में कर दिए थे, 22 मिनट्स में कर दिए थे। और फिर मुझे कुछ काम आ गया था तो मैंने वो टेस्ट सीरीज ऑफ कर दी, या वो पेपर मतलब थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया। तो अब मुझे इस समय ऐसा लग रहा था कि ठीक है, मैं राइट ट्रैक पे हूँ, क्योंकि अगर मैं 22 मिनट्स में यह टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में अगर जवाब दे रही हूँ या 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ,
तो मैं वहाँ पे जब ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर क्लिक करते, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। पर क्या होता है पेपर में क्वेश्चन पढ़ने को, उसका आंसर ढूँढने को, फिर ओएमआर में फिल करने को उसका ज़्यादा टाइम जाता है। तो अब तक मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि अगर 22 मिनट्स में मेरा यहाँ हो रहा है, तो वहाँ शायद 25 मिनट्स में हो जाए, 25 मिनट्स में मेरा हो जाए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, वही जो पेपर फर्स्ट का मैं जो टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रही थी, वो मैंने रिज़्यूम कर के पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। अभी जो पूरा पेपर था, वो मैंने सॉल्व करने के बाद देखा ही नहीं कि कितने मार्क्स आए या क्या हो रहा है, बट मुझे याद है उसमें मुझे 82 समथिंग मार्क्स आए थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, अगर मैंने 1 महीना ऐसे रोज़ आधा 1 घंटा दे के भी अगर मैंने 82 मार्क्स स्कोर कर रही हूँ मैं टेस्ट सीरीज़ में, तो शायद ऑफलाइन पेपर में मेरे 70 तो आ जाए, या अगर मैं उसमें थोड़ी और प्रैक्टिस करूँगी तो मेरे ऑफलाइन पेपर में 80 तक आ ही जाएँगे शायद। तो मैंने फिर अगेन दूसरा पेपर लिया, पेपर फर्स्ट के जो उन्होंने अपलोड किए हुए थे टेस्ट सीरीज़ में, मैंने वो पेपर जैसा टाइम मिला वैसा, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा मतलब 2 ढाई घंटे जो है वो बैठ रही हूँ और अच्छे से जैसे एग्ज़ाम में सॉल्व करना होता है वैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे जैसा टाइम मिल रहा था वैसे वो पॉज़ करके रिज़्यूम करके सॉल्व कर रही थी। तो इसमें अभी हुआ ये कि मैंने सब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए। 5 या 6 थे और वो बाकी के अपलोड करने वाले थे, पर उनको टाइम था। और अभी मेरा ऐसा था कि मुझे सब्जेक्ट वाइज़ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि पता नहीं है मेरा दिमाग वैसा चलता है मेरा दिमाग। तो मैंने जो अपना पेपर 1 पहले सॉल्व किया था जिसमें मुझे 80 या 82 मार्क्स थे, मैंने वो क्वेश्चन पेपर लिया। उसमें से पहले देखिए कि मेरे सही कौन-कौन से हुए, क्योंकि मेरे जो सही हुए उन पे मुझे कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना है कि नहीं, ये मेरा यहाँ पे जवाब सही है, अगर वो उस ऑफलाइन पेपर में भी अगर क्वेश्चन उस टाइप का आया तो। इसलिए मैंने जो सारे मेरे सही वाले जवाब थे, सही वाले जो क्वेश्चन मैंने किए थे, वो सारे मैंने पहले क्लियर कर लिए। उसमें कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर लिया कि नहीं, इसका यही जवाब है और यही होना चाहिए अगर उस पेपर में भी आया तो। देन मैंने उस क्वेश्चन पेपर में से जो मेरे गलत हुए हैं क्वेश्चन, जो गलत अटेम्प्ट हुए हैं, वो लिए। और वहाँ पे ऑप्शन आता है कि उसका सही आंसर कौन-सा है। तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया, देखा कि इसका मैंने आंसर क्या दिया है और वो एक गलत हुआ है, बराबर है। तो अब मैं देख रही हूँ कि उसका सही आंसर क्या है और सही आंसर जो है उसका वो कैसे है। तो मैं एक क्वेश्चन पे 5 मिनट सोच समझ के कि इसका सही आंसर ये क्यों आया, कहाँ से आया, ये करके मैंने पूरा वो क्वेश्चन पेपर दिमाग में फिर से बिठा लिया। और यही मैंने फिर वो जो 5-6 पेपर थे उसके सब में मैंने सेम ही किया कि जो मेरे पहले तो सही क्वेश्चन ने अटेम्प्ट किए हुए वो मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ कि क्या है, कैसे है, और उसके बाद मैं अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही हूँ कि हाँ, मेरे ये जो लॉजिक है या मैं जो लॉजिक लगा रही हूँ इस क्वेश्चन में वो एकदम सही है। और जो मेरे गलत अटेम्प्ट हुए वो मैंने फिर क्या किया उसका कि सही आंसर वो क्या आया और कहाँ से आया वो मैंने ढूंढ के निकाला। उस पर थोड़ा थिंकिंग की और पता चला कि ये आंसर सही कैसे हुआ और मैंने जो लॉजिक लगा के जो आंसर निकाला तो वो गलत कैसे हुआ। अभी इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मैंने कुछ कंसेप्ट मैराथन में पढ़े नहीं थे या शायद मेरे पढ़ने के आउट चले गए थे वो, या मेरे नज़रों के सामने नहीं आए, तो वो कंसेप्ट भी मेरी यहाँ क्लियर हो रही है। लाइक कि जो ऐसा नहीं है कि मैराथन वीडियो में पूरा ही सब ही कवर होगा। प्लेलिस्ट में कैसा सब हो जाता है टॉपिक वाइज़, मैराथन में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट हमेशा कंसेप्ट बदलते रहते हैं। और मैंने जो मैराथन देखी थी वो 3-4 साल पुराने मैराथन थे और मैं वो अब देख रही हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सिलेबस में थोड़े फार तो मतलब थोड़ा बहुत तो चेंजेस आएगा ही आएगा। इसीलिए जो मेरे मैराथन में टॉपिक हुए नहीं थे या जो क्वेश्चन्स हुए नहीं थे या जो कंसेप्ट मेरी छूट गई थी वो मेरी यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में कवर हो रही। तो अभी जब मैंने फिर से वो पेपर 1 उठाया और सॉल्व किया, तो उसमें मुझे लिटरली जो ढाई घंटे अपने को मिलते हैं पेपर को, तो
मैंने वो क्वेश्चन जो पेपर 1 है पूरा 150 मार्क्स का, वो मैंने लिटरली 1 या डेढ़ घंटे के अंदर, 1 घंटे के थोड़ा ऊपर और डेढ़ घंटे के अंदर मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया। तो अभी इस टाइम पे मेरे कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया था कि हाँ, यहाँ पे अगर मैं डेढ़ घंटे के अंदर सॉल्व कर रही हूँ, तो वहाँ पे मेरा 2 घंटे में पेपर हो जाएगा ऑफलाइन। क्योंकि ऑफलाइन, ऑनलाइन में फ़र्क होता है। यहाँ पे अपन जैसे टिक कर रहे, आगे वाला क्वेश्चन आ रहा, पर वहाँ पे अपने को ओएमआर शीट सँभालनी है, अपना क्वेश्चन पेपर सँभालना है, लैंग्वेज के हिसाब से अगर अलग फिर से क्वेश्चन पेपर हो, वो सँभालना है। और ये सब चीज़ों के साथ जो इन्विजिलेटर की साइन वगैरह बहुत चीज़ें रहती। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे डेढ़ घंटे के अंदर-अंदर सॉल्व कर रही हूँ ये टेस्ट सीरीज़, तो मेरा ऐसा फिक्स था कि मैं 2 घंटे में वहाँ ऑफलाइन पेपर सॉल्व कर दूँगी। और उसमें मुझे मार्क्स भी आ रहे हैं 102, मुझे अभी भी याद है 102। अभी जब 102 मुझे उसमें आ रहे हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना तो आ गया था अभी मुझे कि ठीक है, मुझे 80 के अबोव ही अभी ऑफलाइन पेपर में आ जाएँगे, मतलब 85 तक। फिर भी मैंने सोचा नहीं था कि 90 तक आएँगे। फिर भी मैंने 85 तक ही सोचा था। अभी मैंने जो पूरे 5-6 जो पूरे वो टेस्ट सीरीज़ के पेपर 1 के जो अपलोड किए होते हैं उन्होंने, उन सब के साथ ऐसा किया। और मेरी उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, इतना मुझे लॉजिक को समझ आ गया था सीटेट का कि सीटेट क्वेश्चन कैसे पूछता है, सीबीएसई क्वेश्चन पूछता कैसे है और उनका आंसर वो चाहता कैसे है सीबीएसई। ये मुझे इतना समझ आ गया था कि मैं लिटरली अभी मेरा टाइम जो है वो कम-कम होते जा रहा है। मतलब मैं 1-1 घंटे में जो पूरा 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, या वो जो उसके लिए ढाई घंटे हमें मिलते हैं, वो मैं 1 घंटे में सॉल्व कर ले रही हूँ। तो 1 घंटे में सॉल्व करने के बाद भी मुझे उसमें 100 एंड 100 अबोव, मतलब ज़्यादा नहीं, लास्ट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 109 आए थे एक एग्ज़ाम में, एक पेपर में, बस। अभी 109 मुझे वहाँ पे आ रहे हैं और मैं 1 घंटे में अगर पेपर सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरा अपना इतना क्लियर था कि हाँ, मैं शायद वहाँ पे डेढ़ घंटे में या ऊपर 15-20 मिनट में पेपर सॉल्व कर लूँगी और बाकी का टाइम मुझे ओएमआर शीट फिल करने को मिलेगा। और दूसरा ये कि मुझे यहाँ अगर 100 अबोव आ रहा है, तो वहाँ 90 तक आ जाएँगे शायद, शायद 90 तक। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पेपर क्लियर कर दूँगी, बट हाँ, इतना था कि या अभी हो सकता है शायद। मतलब जो मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए पैसे भरे थे, वो शायद वसूल हो गए थे। अभी इसी समय क्या हुआ, सीटेट के जो प्री हॉल टिकट आते हैं, इसके सेंटर के, वो आ गए थे और मुझे सेंटर मिला था मेरा जो घर है वहाँ से 400 किलोमीटर दूर। सो इस टाइम पे अभी ऐसा हुआ था कि जो हम स्कूल में सब लेडीज़ थे जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भरा था और सेंटर अभी इतना 400 किलोमीटर दूर आ गया, तो इस किसी का ऐसा था कि नहीं मेरी पढ़ाई नहीं हुई तो मैं इतनी दूर जाऊँ क्यों? बेफ़ालतू में खर्चा क्यों करूँ? किसी का था कि पढ़ाई हो चुकी है पर इतनी दूर जाने का क्या मतलब? अगर वहाँ पे भी सेंटर नहीं मिला, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो? अभी कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, पर मेरे दिमाग में इतना क्लियर था कि अगर मुझे ऑनलाइन में मुझे 100 अबोव भी छोड़ो, 100 भी आ रहा है तो मैं शायद 90 तक स्कोर कर लूँगी। और दूसरी बात, अगर मैंने 2 महीने उसमें लगाए हैं, मैंने पढ़ाई ज़्यादा सीरियसली नहीं की थी, बट फिर भी मैंने उसमें मेरे 2 महीने लगाए हैं, सब चीज़ें एडजस्ट करके मैंने वो स्टडीज़ की है, तो मैं वेस्ट नहीं जाने दूँगी। मैं एक बार जाऊँगी। और सबसे मेन चीज़ एक्सपीरियंस, कि मुझे एक्सपीरियंस तो आएगा। अगर मैं एक एग्ज़ाम दूँगी, एक पेपर दूँगी, तो मुझे एक्सपीरियंस आएगा। अगले 6 महीने में जो फिर से सीटेट निकलेगी, फिर से फॉर्म फिल अप कर दूँगी और फिर से अच्छे से ये स्टडीज़ वो उसके बाद में करूँगी, वो स्टडीज़ मिलके मेरा पेपर क्लियर हो जाएँगे। ये मेरे दिमाग में सेट था। बट क्या था कि 400 किलोमीटर दूर सेंटर आने के बाद थोड़ा माइंड कॉन्शियस हो जाता है, जो मेरा भी हुआ था कि यार जाना ज़रूरी है क्या? बिकॉज़ मुझे पहले ही मोशन सिकनेस है, तो जाना है, तबीयत ख़राब हो जाएगी, पेपर में हमने कुछ ज़्यादा स्टडीज़ वग़ैरह की नहीं, तो पता नहीं पेपर कैसा जाएगा क्या, एंड ऑल थिंकिंग थी। बट जब मैं वो मेरे मॉक टेस्ट में या जो टेस्ट सीरीज़ ली थी मैंने, उसमें मेरे मार्क्स देखती थी, टाइम मैनेजमेंट देखती थी, तो मुझे ये तक क्लियर हो गया था कि हाँ, शायद हो जाएगा
या नहीं भी हुआ तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा, या मेरा ये नहीं भी हुआ तो अगला पेपर तो क्लियर होना ही होना है। ये एक्सपीरियंस, ये कॉन्फिडेंस तो मुझे था कि ये एग्जाम अगर नहीं क्लियर हुआ तो अगला एग्जाम मेरा क्लियर होने वाला है। सो ठीक है, अपन चले जाएंगे 400 किलोमीटर भी दूर। तो मेरा यही स्ट्रैटेजी थी कि मुझे पहले तो जो पेपर 1 हो या 2 हो, सब उसमें से सब्जेक्ट लो। अभी ये वीडियो अपलोड करने में वैसे भी देर हो गई है, अभी तक तो बहुत लोगों की पढ़ाई हो भी गई होगी, बट अभी भी जो 15-20 दिन बाकी है उसमें तुम ये कर सकते हो कि जो क्वेश्चन जो सॉरी सब्जेक्ट तुम्हें हार्ड जा रहा है वो उसके पीछे भागना तुम छोड़ दो, उसकी बस पेडागोजी कर लो। पेडागोजी अच्छी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो सब्जेक्ट तुम्हें इजी जाते हैं उसमें तुम आउट ऑफ स्कोर करने का ट्राई करो। क्योंकि क्या होता है, जो मतलब टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उसको टाइम देके अपना कुछ फायदा नहीं होता पेपर में। तो पेपर में भी मतलब जब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडीज में, पेपर में भी तुम्हें वैसा करना है। जैसे मेरा मैथ और में था, तो मैंने क्या किया, पहले सीडीपी, लैंग्वेज 1, ईवीएस, ये इंग्लिश, ये सब मैंने सॉल्व कर लिया, टिक कर लिया, ओएमआर पे फिलअप कर दिया। और जो मेरा टाइम बचा एग्जाम में, फिर मैंने वो मैथ के लिए वो लिया, मैथ का सॉल्व किया, जो जो क्वेश्चंस मुझे आते थे या पेडागोजी आती थी वो ओएमआर पे फिल किया। और इसकी वजह से हुआ ये कि जो मेरे अदर 4 सब्जेक्ट थे उस पे मैं ज़्यादा टाइम दे पाई, ज़्यादा ध्यान दे पाई, और हाँ, अपना एक सब्जेक्ट बचा है, करना है अपने को। तो वो 4 मैंने इतने फास्ट और एकदम अच्छे प्रॉपर वे से किए कि मेरा मैथ के लिए भी टाइम अच्छे से मुझे मिल गया। और वो होने के बाद भी लिटरली मैं फ्रेशर थी, तो मैं पेपर होने के बाद 20 मिनट बस बस बैठी हुई थी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम इतनी जल्दी हो गया था। बस स्ट्रैटेजी ये है कि तुम्हें अब मतलब 15-20 दिन बाकी है एग्जाम को। सो अब तक तुमने पढ़ लिया ना तो हो गया, बहुत पढ़ लिया। अब तुम ये 20 दिन बस प्रैक्टिस करो, कुछ नया मत पढ़ो, क्योंकि जो तुम मतलब एकदम टाइम पे समय पे पढ़ोगे उसका कुछ फायदा नहीं। मतलब फायदा होता है, पढ़ने का फायदा होता है, बट क्या है, सीटेट में तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। वो जो लोग बोलते हैं ना कि सीटेट का फर्स्ट पेपर तुम्हें एक्सपीरियंस के लिए देना होता है, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि क्वेश्चन आते कैसे। बट अगर हम प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह लेंगे, तो हमें समझ आता है कि सीबीएसई क्वेश्चन करता कैसे है और उसका आंसर हमसे कैसे एक्सेप्ट करता है। तो इसकी वजह से तुम्हें बस इन 15-20 दिनों में प्रैक्टिस करनी है। जो तुमने अब तक पढ़ लिया सब दिमाग में सेट कर लो और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो। अगर तुम टेस्ट सीरीज में 150 मार्क्स का क्वेश्चन 1.5 या 2 घंटे में भी कर रहे हो पेपर पूरा सॉल्व, तो तुम्हें ऐसा है कि ऑफलाइन में तुम 2 घंटे में कर लोगे। आधा घंटा तुम्हें ओएमआर फिल करने में बहुत होता है, बहुत, आधा घंटा भी लगता नहीं। और अगर तुम 1 या 1.5 घंटे में कर रहे हो तो मतलब तुम्हें एक प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें टाइम कम गिरेगा एग्जाम में, बिल्कुल नहीं, तुम्हें टाइम प्रॉपर मिल जाएगा और सब प्रॉपर सेट हो जाएगा। दूसरी बात, तुम्हें पेपर सॉल्व कैसे करना है। तो पहले तो आता है सीडीपी। तुम क्या करो, सीडीपी के डायरेक्ट आप सीडीपी के डायरेक्ट 30 क्वेश्चन है, वो 30 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लो क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर पे तुमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि तुम फिर वो ओएमआर पे फिल कर लो। ऐसा मत करो कि एक क्वेश्चन तुम यहाँ सॉल्व कर रहे हो, एक ओएमआर पे, यहाँ सॉल्व ओएमआर पे, मत करो ऐसे। उसमें टाइम ज़्यादा जाता है और ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत बेचैन हो जाता है सब संभालने में, तो गड़बड़ हो जाती है। ऐसा मत करो। तुम्हारे जो 30 क्वेश्चन है वो लो, उसमें से जो जो आते हैं वो टिक करो और शांति से वो ओएमआर पे फिल कर दो। और पेपर, क्वेश्चन पेपर में टिक जरूर करना, क्योंकि जब सीबीएस सॉरी सीटेट का रिजल्ट लगता है हमें ओएमआर शीट आती है, बट फिर भी अपने पास वो होना चाहिए टिक किया हुआ। अगर हम यहाँ पे फटाफट टिक करते हैं ना तो ओएमआर पे हमें फिर जल्दी 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 हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देख रहे हैं ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, सी ओएमआर पे सॉल्व करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाती है दोनों दोनों चीजें हैंडल करने में। तो तुम डायरेक्ट 30 क्वेश्चन उठाए अपने, उसमें जो जो आता है वो सॉल्व करो। 1 का क्या है, ए फिल कर दो, 2 का क्या है, बी फिल कर दो, सी का नहीं है, सी का छोड़ दो, डी का जो है वो तुम फटाफट 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 30 मार्क्स का
कर लिया तुमने, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, जो है वो करो, जो तुम्हारा और का सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में करो, सब फिल होने के बाद और वाला सब्जेक्ट करो, और वाला सब्जेक्ट होने के बाद भी तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा इस ट्रिक से, तो उसके बाद तुम करो कि तुम अपना जो क्वेश्चन के आंसर तुम्हें आए नहीं है उस पे तुम थिंक करो, थोड़ा थिंक करो और देखो कि उसका आंसर क्या निकलता है, क्योंकि क्या होता है लास्ट में जब हमें ऐसा हमारा जब ब्रेन रिलैक्स रहता है कि नहीं अभी मेरा पूरा पेपर हो गया है, तो वो जो क्वेश्चन नहीं आते थे उसके आंसर हमें अपने आप आते लगते हैं, क्योंकि माइंड जो है वो रिलैक्स रहता है कि मेरा पूरा पेपर सॉल्व हो चुका। तो जो फिर नहीं आते फिर वो तुम ओएमआर पे भर दो। इस ट्रिक की वजह से तुम्हारा टाइम भी बचेगा और आंसर भी तुम्हें फटाफट आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड अगेन थैंक यू सो मच।